women's safety, crimes against women is an issue in our country. We say things to our daughters when they go out late at night to ask them things. Do you do that to your sons? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर, यूके, स्वीडन और जर्मनी समेत कम से कम 25 देशों में प्रोटेस्ट हुए। यहां तक कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को जिनीवा में यह कहना पड़ा कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध भारत में एक समस्या है। लेकिन क्या सिर्फ इसे मान लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा? पश्चिम बंगाल सरकार ने आनन फानन में अपराजिता बिल भी पास कर दिया, लेकिन क्या ये बिल कानून में तब्दील हो पाएगा? डॉक्टरों में गुस्सा है कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है लेकिन अपराधी को सजा नहीं दी गई है। लेकिन क्या भारत में दोष तय होने और सजा तक पहुंचने में कई साल नहीं लग जाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है ईशा और आज के एपिसोड में ये जानिए कि वो कौन सा केस था जिसके कारण भारत में रेप लॉ को ही बदल देना पड़ा। क्यों विक्टिम का नाम पब्लिकली लेना इलीगल है और 1 घंटे में 51 एफआईआर यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन से जुड़ी लगभग हर मिनट एक एफआईआर के बावजूद रेप लॉ से किस कंट्रोवर्शियल एक्सेप्शनल क्लॉज को हटाया नहीं जा रहा है। बेशरम ईशा। आपको लगता है भारत में रेप के खिलाफ आवाज हाल फिलहाल में ही उठने लगी है? अगर आपको लगता है कि निर्भया पहला ऐसा मामला था जिसमें पूरा देश एकजुट हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 50 सालों में हर पीढ़ी ने इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं। शुरुआत हुई थी 1972 में, 26 मार्च 1972। शराब के नशे में धुत पुलिस वाले रात में कुछ आदिवासियों को थाने बुलाते हैं। इनमें एक 16 साल की बच्ची भी शामिल होती है। 2 पुलिस वाले बच्ची को हिरासत में लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बच्ची जब परिवार को अपनी आप बीती सुनाती है तो परिवार उसी थाने में एफआईआर लिखवाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लड़की को 140 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में ले जाया जाता है जहां अपराध हुआ है या नहीं ये पता लगाने के लिए उसका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि लड़की के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और उसका हाइमन पहले से ही टूटा हुआ था, लिहाजा लड़की वर्जिन नहीं थी। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जज साहब लड़की के चरित्र पर ही उंगली उठा देते हैं। अदालत में यहां तक कहा जाता है कि लड़की संभोग की आदी है। 4 साल बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है जहां दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को पलट देता है। अदालत सवाल करती है कि लड़की के साथ अगर जबरदस्ती हुई तो उसने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो रोकती तो शरीर पर कुछ निशान होते। जज ने तो यहां तक कहा कि बहुत मुमकिन है कि उसने ही पुलिस वालों को उकसाया होगा। इसलिए आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस फैसले के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 लॉ प्रोफेसर्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा, जिसके बाद लोग फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मामला संसद तक पहुंचा। पहली बार इस बात पर चर्चा हुई कि डर के मारे अगर लड़की चुपचाप अपने साथ दुष्कर्म होने देती है तो उसे कंसेंट नहीं माना जा सकता। साल 1860 के बनाए हुए अंग्रेजों के कानून में पहली बार कस्टोडियल रेप और कंसेंट जैसे शब्द जोड़े गए। इंटेरोगेशन के नाम पर कैरेक्टर असैसिनेशन को अवैध बताया गया। अब तक पीड़िता को साबित करना पड़ रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। कानून में बदलाव के बाद से आरोपी को साबित करना होगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। और क्योंकि समाज में रेप सर्वाइवर को बुरी नजरों से देखा जाता रहा है, इसलिए विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करने को गैर कानूनी घोषित किया गया। कमाल की बात यह है कि कानून बनने के 50 साल बाद भी सीजेआई को याद दिलाना पड़ रहा है कि विक्टिम का नाम मत छापिए। तो कागज पर कानून बदलने से क्या लोगों में, हमारे सिस्टम में कोई बदलाव आया है? 1981 के रेप लॉ में अगर कोई संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति आ गई हो, वो नहीं था। अगर हमें लगे कि वो सिस्टम और वो जो पूरा सिस्टम है या पुलिस महकमा है या ऊपर तक की सोच है वो बदला हो, वो बिल्कुल भी नहीं बदला।
इंडियन स्टेट वही पेट्रियार्कल स्टेट बना रहा थ्रू इट्स मशीनरी, और अदालतें भी इसी तरह की बनी रही। तो आंदोलन सड़कों पे लगातार चला है। रमीजा बी के टाइम भी जबरदस्त आंदोलन, उसके बाद भी जब बलात्कार होते थे लोग आंदोलन करते थे। पहले निर्भया केस और फिर कठुआ केस के बाद भी कानून में बदलाव किए गए। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, फांसी की सजा तय की गई, महिलाओं की सुरक्षा पर बजट बढ़ाया गया, निर्भया फंड शुरू किया गया। इनफैक्ट 2 फिंगर टेस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जाकर ही अवैध घोषित किया। लेकिन फिर भी क्या बदला? अब पश्चिम बंगाल सरकार अपराजिता बिल लेकर आई है। नए टास्क फोर्स बनाए जाएंगे, दोषी को फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, वो भी बिना पैरोल के। सुझाव अच्छे हैं, लेकिन इसी तरह के बिल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारें भी पास करा चुकी हैं, जिन्हें आज तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, और बिना इस मंजूरी के कानून अमल में नहीं लाया जा सकता। यानी अब भी बदलेगा कुछ नहीं। सोसाइटी में हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि जो पहले से चलता आया है, अगर हम उसी को मेंटेन करेंगे तो सोसाइटी में शांति बनी रहेगी। पर जिस चीज की वजह से अशांति हो रही है, अगर वो ऐसे इंसानों के साथ घटती रहे जिनको हमने पहले ही काफी साइडलाइन कर दिया है, जिनको हमने पहले ही बता दिया है कि आपके साथ जो घटना घट रही है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, तब हम बहुत सारी चीजों को साइडलाइन करते करते जा रहे हैं अपनी सोसाइटी में, और उसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन ये मानसिकता जारी है। 5 साल पहले हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के बलात्कार के दोषियों का पुलिस ने एकदम फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर कर दिया। ये पुलिस वाले जनता के हीरो बन गए, क्योंकि इस मामले में दोषी को सजा दिलाने में सालों का इंतजार नहीं करना पड़ा। वहीं इस घटना से सवाल भी उठे कि क्या अब जस्टिस ऑन द स्पॉट का तरीका ही ऐसे क्राइम्स को कम करेगा, क्योंकि ऐसे में तो लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 15 से 49 साल की करीब 30% महिलाओं ने फिजिकल, सेक्सुअल या डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया है। साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए। हर घंटे 51 FIR की गई। इसमें पति और रिश्तेदारों द्वारा की गई हिंसा सबसे ऊपर रही, और बावजूद इसके देश के रेप लॉ में ये एक्सेप्शन है कि जबरदस्ती करने वाला अगर आपका पति होगा तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। और इस एक्सेप्शन की बदौलत हमारे पास इंडिया में मैरिटल रेप को लेकर कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। विमेन सेफ्टी इंडेक्स में भारत 177 देशों की सूची में 128वें स्थान पर है। दिल्ली में किए गए UN के एक सर्वे के अनुसार 95% लड़कियों ने कहा कि वो पब्लिक स्पेसेस में अनसेफ फील करती हैं। बहुत लोग इन आंकड़ों को नहीं मानते, इसलिए हमने खुद सड़कों पर जाकर पता किया कि लड़कियां कितनी सेफ हैं। लाइब्रेरी का टाइम 8 तक है, पर मुझे पढ़ना होता है, पर मेरे को जानबूझ के 6:30 निकलना पड़ता है। मेट्रो में भी अकेली नहीं जा पा रही थी, मेरे पापा मुझे छोड़ने आते थे। हम लोग चल भी रहे हैं ना, तो भी कुछ कभी से कोई कहीं से उठा ले, चाहे सूट पहन के हो, कोई अगर सामने वाला उसको घूरता ही है। मतलब हम लोग पीजी में बैठ के बात करते हैं और सब लोग बोलते हैं यार थोड़ा संभल के रहना। आज भी हमारे पास 90% ऑफ द केसेस हमें पता ही नहीं चलते कि ये ऐसे हैं भी या नहीं। सिर्फ 28% जो रेपिस्ट हैं, मतलब जो अक्यूज्ड होते हैं उनको ही जेल होती है, बाकी सब ऐसे खुले में घूम रहे होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट निकोलस ग्रॉथ ने सेक्सुअल अब्यूज पर रिसर्च की और कई किताबें लिखी। इनमें सबसे जानी मानी किताब है मेन हु रेप, द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर। 1979 की इस किताब में उन्होंने ये समझाया कि कोई आदमी किस वजह से रेप करता है। उन्होंने बलात्कारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला है पावर रेपिस्ट। ये अपनी नज़रों में खुद को पावरफुल प्रूव करने के लिए ऐसा करता है। इस तरह के लोग सीरियल रेपिस्ट होते हैं। दूसरे हैं एंगर रेपिस्ट। ये अपने अंदर भरा हुआ गुस्सा निकालते हैं। बलात्कार के साथ साथ ये पीड़िता को बुरी तरह मारते पीटते भी हैं। और तीसरे हैं सेडिस्टिक रेपिस्ट। इन्हें दूसरों को पीड़ा देकर संतुष्टि मिलती है। ये वो लोग हैं जो अपने विक्टिम को मरते हुए देखने में मजा लेते हैं। तो डॉक्टर ग्रॉथ की सालों की रिसर्च में कहीं ये सामने नहीं आया कि रेप की वजह छोटे कपड़े,
या अंधेरा होने के बाद लड़की का घर से बाहर निकलना, या फिर उसकी लाल लिपस्टिक होती है। हाल ही में ब्रसल्स में व्हाट वर यू वेयरिंग नाम की एक एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें रेप सर्वाइवर्स ने बलात्कार के वक्त जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें डिस्प्ले पर रखा गया, ये बताने के लिए कि 25 साल की लड़की की जीन्स और टी शर्ट हो या 5 साल की बच्ची की फ्रॉक, दिक्कत कपड़ों में नहीं बलात्कारियों के दिमाग में होती है। और बावजूद इसके विक्टिम ब्लेमिंग से लोग पीछे नहीं हटते और इस हद तक करते हैं कि पीड़िता खुद पर ही सवाल करने लगती है। बचपन से ही सोसाइटी ने महिलाओं को ऐसे सिखाया है कि आपसे बहुत कुछ नहीं होता है और आप असल में डिपेंडेंट ही रहना आपकी किस्मत है, आपको किसी के ऊपर भरोसा करके ही रहना पड़ेगा। ऐसे हालातों में और ऐसी बातों की वजह से ही सोसाइटी बार बार लड़कियों को फेल करते हुए आई है, क्योंकि उन्होंने सेम रिस्पेक्ट नहीं दिया, उन्होंने सेम डिग्निटी नहीं दिया है और बार बार ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आप किसी से कम हो। इसलिए जैसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा, सवाल बेटियों से नहीं बेटों से कीजिए, ताकि पीढ़ियों से जो होता आया है वो कम से कम अब जाकर रुक सके। नहीं तो हर कुछ साल बाद हमें हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। याद रखिए, भारत में हर दिन 90 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और इन सैकड़ों हजारों केसेस में कोई एक केस हमारी कॉन्शियस पर दस्तक देता है। क्या समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ सजा की गुहार लगाना काफी है? बतौर समाज हम इस घटिया मानसिकता से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।